नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में जल आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। शर्मा ने इस आयोजन को सहयोगात्मक संघवाद की मिसाल बताते हुए जल प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित रोड मैप बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के जल जीवन मिशन और राम जल सेतु लिंक परियोजना की सराहना की, जो राजस्थान के लाखों लोगों को पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने जल गुणवत्ता निगरानी, आधुनिक तकनीकों और भूजल पुनर्भरण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने 2047 तक देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और कहा कि राजस्थान को संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत अधिक पानी मिलेगा। ओडिशा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी जल संरक्षण में राज्य सरकार के प्रयासों पर चर्चा की है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जल कलश सेरेमनी में हिस्सा लिया और जल संचय जन भागीदारी से संबंधित विभिन्न योजनाओं का ई लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। ऐसे हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय सी.आर. पाटिल जी, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा मोहन चरण मांझी जी, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा माणिक साह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री कर्नाटक डी.के. शिवकुमार जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय सुश्री देवाश्री मुखर्जी जी, सचिव पेयजल भारत सरकार अशोक कुमार मीणा जी, भारत के विभिन्न राज्यों से पधारे माननीय मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिभागी, मीडिया के मेरे साथी बंधु, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन राजस्थान में है, मैं इस राजस्थान की शक्ति की और भक्ति की इस भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये राजस्थान का ऐसा नगर है, इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। आप इस झीलों की नगरी में पधारे हैं, निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सी.आर. पाटिल जी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहां रखा है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राज्य जल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन के आयोजन के लिए आपने उदयपुर को चुना है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जैसा मैंने कहा सी.आर. पाटिल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विभाग में और जल संचय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बना करके देश की जल की समस्या को समझा और उसको समझते हुए उसको समाधान के लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा देश कैसा होगा, इसकी एक रूपरेखा
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के रूप में हमारे सामने रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने जल को राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बना दिया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सहयोगात्मक संघवाद की जो परिकल्पना की थी, उसका मन, वचन एवं कर्म से पालन करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राज्य जल मंत्रियों का ये सम्मेलन भी उसी भावना की जीती जागती एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने हमें जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जैसी योजना दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण को देश के विकास के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और सर्वोच्च प्राथमिकता क्योंकि उन्होंने एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया और उसकी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित के लेकर काम कर रहे हैं। इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव न केवल गांव-गांव में शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे, बल्कि कृषि, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, घटते हुए जंगल, वन, सिकुड़ती हुई नदियां, कम होते हुए हमारे पहाड़, ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जिस तरह से हमारे संस्कृति में, हमारे विचार में हमने जो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, उसका ये सटीक उदाहरण है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को संचय करने के लिए यह आवश्यक है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 के 2026 का बजट जो है वो पेश करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट को अंतिम रूप दिया है और इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि, शासन सचिव नवीन जैन, शासन सचिव कुमार पाल गौतम और निदेशक ब्रिजेश किशोर शर्मा भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड और मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 10 नगरीय निकायों जैसे भिवाड़ी, किशनगढ़ और बेवार और सवाई माधोपुर और जैसलमेर, पुष्कर, बगूर, बहरोड और नवलगढ़ और नाथद्वार में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि क्षेत्र की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। ये परियोजना भूमि अधिकार अभिलेखों का डिजिटलीकरण करेगी, जिससे भूमि संबंधित सूचनाएं पारदर्शी और आसानी से साझा की जा सकेगी। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि इस परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और शहरी भूमि प्रबंधन में सुधार होगा। तो वहीं भूमि विवादों में कमी आएगी और संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी डिजिटल रूप में आसानी से उपलब्ध होगी। तो वहीं स्वतः शासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव ने जन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है और अधिकारियों से इस परियोजना को सफल बनाने का आह्वान भी किया। इस परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी द्वारा किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट शहरी भूमि प्रशासन को पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाएगा। पूर्व उप महापौर अशोक कुमार आचार्य ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 5000 छात्रों तक
सह शैक्षणिक सामग्री पहुंचाना है। इस पहल के दूसरे चरण में 485 विद्यार्थियों को आईरेक्स इंटरनेशनल कंपनी द्वारा स्कूल बैग और ज्यामिति बॉक्स और पानी की बोतल और टिफिन जैसी सामग्री वितरित की गई और ये आयोजन बीकानेर के महरासर गांव के 2 विद्यालयों में हुआ है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें 255 छात्र छात्राएं और मां सरस्वती विद्या मंदिर जिसमें 230 छात्र छात्राएं शामिल है। इस पहल को पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और अंशुमान सिंह भाटी की प्रेरणा से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रबंधक, स्टाफ सदस्य और अभिभावकों ने आईरेक्स इंटरनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि दर्शन आचार्य का आभार व्यक्त किया है और इस अवसर पर अविनाश मीणा, ललित सोढ़ा, पूजा राठौड़, तिलोक चावरिया, नेहा कवार, आशीष आचार्य, मदनलाल मारू, भंवर सिंह और करणी सिंह, चेतन पेमाराम, मारू प्रेम कावनी, धर्मपाल, मनोज कुमार, राजेश कुमार, राधा किशन, कुशाल, गणेश मारू सहित स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। आचार्य ने बताया है कि पहल भविष्य में भी जारी रहेगी और 5000 विद्यार्थियों तक सह शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने का उनका लक्ष्य जारी रहेगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां हनुमानगढ़ पुलिस को मंगलवार को जयपुर मुख्यालय से नए वाहनों का बेड़ा प्राप्त हुआ है। पुलिस उप महानिरीक्षक और सह पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए वाहनों में एक चौपहिया इंस्पेक्टर वाहन और 2 पहिया इंटरसेप्टर वाहन जो है वो शामिल है और ये पहली बार है जब 2 पहिया वाहनों पर इंटरसेप्टर सेवा शुरू की जा रही है। हालांकि इन 2 पहिया इंटरसेप्टर वाहनों का रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है। इसके अलावा 9 नई मोटरसाइकिलें भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें ट्रैफिक विभाग और उन थानों में वितरित किया जाएगा जहां वाहनों की कमी है। और डीआईजी ने शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि सीतपुरा में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण और सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य के कारण उत्पन्न यातायात समस्या से निपटने के लिए 30 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। और बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर डीआईजी ने बताया कि बड़े मॉल्स के सपने अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए या तो नगर परिषद द्वारा ट्रैफिक पुलिस को क्रेन उपलब्ध कराई जाए या फिर बड़े शहरों की तर्ज पर वाहन उठाने के लिए टेंडर जारी किए जाए। इस संबंध में नगर परिषद की ओर से प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर विचार किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के लिए राज्य सरकार ने 3 इंटरसेप्शन वाहन और 9 मोटरसाइकिलें अलॉट की हैं। एक बड़ा इंटरसेप्शन जो 4 व्हीलर पे है और 2 इंटरसेप्शन वाहन जो अभी जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है वो मोटरसाइकिल पे इंटरसेप्शन है, जो तेज गति से चलने वाले वाहन है। मोटरसाइकिल पे 2 नए वाहन दिए हैं, मेरे ख्याल से पहली बार ही है जिस प्रकार दिए, और 9 नई मोटरसाइकिलें दी हैं जो ट्रैफिक में और विभिन्न थानों में जहां वाहनों की कमी थी वहां सबको उपलब्ध करवाई गई है। सर, एक तो ट्रैफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अपने ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, इसकी वजह से, और ये सीवरेज लाइन डल रही है, इससे हमारे डाइवर्जन के कारण सारी ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है, ट्रैफिक के लिए हमने 30 आदमी एक्स्ट्रा पुलिस लाइन से लगा रखे हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो जितना था वही था, उसके अलावा 30 आदमी और लगा रखे हैं। पर ये गड़बड़ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो ओवर ब्रिज आपका बन रहा है, आपकी सीवरेज लाइन बन रही है, इससे डाइवर्जन से थोड़ी समस्या आ रही है। कुछ दिन की बात है, थोड़े दिनों में समाधान होने वाला है। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अब सिटी जैसे कस्बा बड़ा बन रहा है और हमने अभी नगर परिषद को भी कहा है और कलेक्टर साहब से भी वार्ता हुई है कि इसमें या तो नगर पालिका, नगर परिषद है, वो ट्रैफिक पुलिस को अलग से क्रेन्स वगैरह खरीद कर दे या फिर इसका टेंडर कर दें, जैसे कि बड़े शहरों में है तो वाहन उठाने के लिए क्रेन और ट्रक सहित टेंडर कर दें तो ज्यादा अच्छा। हमने प्रस्ताव भेजा, शायद इस पर विचार कर रहे हैं, या तो क्रेन ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराएंगे नगर परिषद या फिर है वो टेंडर देंगे किसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक की नगर फोर्ट तहसील के ग्राम हरिपुरा में अवैध खनन बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खननकर्ताओं द्वारा आबादी वाले क्षेत्र के 500 मीटर दूरी का खनन किया जा रहा है। लीज की सीमा पर भी निर्धारित नहीं है, जिसके चलते अब तक खननकर्ता 70 से 80 हेक्टेयर भूमि का गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन कर चुका है। खुलेआम यहां ब्लास्टिंग हो रही है और आपको बताते चले कि जिससे मकानों में
दरारें पड़ गई हैं, जबकि ये भूमि अरावली पर्वत श्रृंखला में आती है, जो प्राकृतिक धरोहर है। खनन के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम बताएं और किस तरह की मांग लेके आए हैं, क्या मामला है? नाम धर्मराज मीणा है। हम ग्राम हरिपुरा से आए हैं, उपखंड देवली, ग्राम पंचायत रामसागर, तहसील नगरपोट से आए हैं। हम मांग लेके आए कलेक्टर साहब के पास कि हमारे गांव के जस्ट 500 मीटर की दूरी पर क्रेशर लगा हुआ है, वह अवैध खनन कर रहा है। रात को ब्लास्टिंग करता है, दिन को भी खनन करता है, और जानवर जो चारा चरने के लिए हम जगह छोड़ रखे हैं उसको भी 50, 60, 70 बीघा को अवैध कब्जा कर लिया है। तो जानवर भी चारा नहीं चर सकते हमारे गांव के। गांव वाले पूरे परेशान हैं, और उसकी डस्ट गांव के नजदीक होने के कारण डस्ट उड़ती है, तो गांव लगभग बहुत टीबी के मरीज हो गए गांव में। तो ऐसी हमारी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। टोंक जिले के कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने चिकित्सा कर्मियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बॉर्न हेल्थी प्रोग्राम के तहत एएनसी सेवाओं में शामिल और एएनएम और सीएचओ के 3 दिवसीय प्रशिक्षण निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करते हुए पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने का आह्वान किया। यादव ने संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद एनीमिया जैसी समस्याओं के बारे में चर्चा की और पारंपरिक आहार जैसे चने, जौ और गुड़ को अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से लाभार्थियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने, सही प्रक्रिया अपनाने और सटीक निदान पर जोर दिया है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की है कि वे सिर्फ इलाज तक सीमित न रहे, बल्कि गांव में समूह बनाकर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाए। उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्हें मार्गदर्शक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है और इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई गई है। तो वहीं मंगलवार को डूंगरपुर नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। ये कार्रवाई गैप सागर की पाल से लेकर कलेक्ट्री रोड तक चली है, जिससे अवैध ठेले, लारियां और व्यापारियों का सामान हटाया गया। सफाई इंस्पेक्टर राम सिंह रजावत और ट्रैफिक इंचार्ज भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीमों ने सुबह से ही ये अभियान शुरू किया। श्रीनाथ जी मंदिर के पास पानीपुरी के ठेले, दुकानों का फैला सामान और अवैध रूप से सब्जी बेचने वालों को हटाया गया। स्थायी रूप से रखे गए सामान को जब्त कर ट्रैक्टर में लादा गया है। तो कार्रवाई के दौरान कई व्यापारियों ने स्वयं ही अपने सामान को अपनी दुकानों में रख लिया है और अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई गेप सागर की पाल से शुरू होकर तहसील चौराहा, पंचायत समिति होते हुए कलेक्ट्री तक की गई है और प्रशासन ने व्यापारियों को हिदायत दी है कि वे आगे से सड़क पर सामान न रखें। कार्रवाई के बाद सड़कें पहले से ज्यादा चौड़ी नजर आने लगी हैं। तो वहीं प्रशासन की योजना है कि आने वाले दिनों में तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, कॉलेज रोड और नया बस स्टैंड और अस्पताल रोड पर भी यह अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। ठेला, सब्जी और लारी व्यवसायी कलेक्ट्री पहुंचे हैं और नारेबाजी की। उनका कहना था कि वे दिन भर बैठकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और उन्हें हटाए जाने की आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपलोद गांव में सोमवार देर रात दबंगों ने एक दुकानदार को किडनैप कर लिया। उसके साथ जमकर मारपीट भी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान दुकानदार की मौत हो गई है। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया है कि पिपलोद गांव निवासी दुकानदार रकमा पुत्र देवा के परिजनों ने बताया है कि पिपला के कुछ लोगों से काफी समय से विवाद चल रहा था। 14 फरवरी को भी मारपीट हुई थी। देर रात रकमा अपनी दुकान में बैठा था, तभी पिपलावा से कुछ लोग आए और उसे जबरन उठाकर पिपलवा गांव ले गए, जहां रकमा के साथ मारपीट कर उसे नदी में फेंक दिया। कुछ लोगों ने उसे देखा तो नदी से निकालकर इमरजेंसी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। सूचना पर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। कोतवाली थाने से जाप्ता भी पहुंचा है। पुलिस ने मुआयना किया और शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। देर रात सूचना मिली थी कि रकमा नाम के आदमी को आविसन रोड से कुछ लोग उठा के लेके चले गए हैं बाइक से। तो सूचना पर कोतवाली पुलिस, देवीलाल जी, हमारे सीआई साहब और उनकी टीम गई थी
उसके बाद में थोड़ी देर बाद में पता लगता है कि वो आदमी आ गया है जिसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो उसके परिजन हॉस्पिटल लेके आए थे, जहां उसको इलाज करवा रहे थे। देखा तो उसके पिछवाड़े पीठ पे काफी चोटें थी। परिजन उसको रेफर करा के दूसरी जगह ले जाना चाह रहे थे। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सर, इसमें प्रथमदर्शी क्या सामने आ रहा है मारपीट का कारण? रात को परिजनों की रिपोर्ट पर हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पता लगा है कि गब्बू नाम का एक आदमी रकमा को उठा के लेके गया था और उसने इसके साथ मारपीट की है। हमने अपहरण और 302 में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई चालू की। सर, इसके शव का पोस्टमार्टम के लिए कोई प्रक्रिया? पोस्टमार्टम के लिए परिजन राजी हो गए। अभी पोस्टमार्टम हो। के गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर और गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपनी कार्य योजना साझा की। गुप्ता ने बताया कि विशेष स्वच्छता अभियान के तहत कई कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर का निरीक्षण करने पर कई कमियां जो है वो पाई गई हैं, जिन्हें सुधारने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गुप्ता ने कहा कि आने वाले 15 दिनों में कई सकारात्मक परिवर्तन होंगे। नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और डिवाइडरों पर लगी घास और रंग रोहण कार्यों को सुधारा जाएगा। इसके अलावा खाली पड़े जो भूखंडों पर उगी झाड़ियों को साफ न करवाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अधिकारी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई नहीं करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता को लेकर लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि शहर और गांव को स्वच्छ बनाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। स्वच्छता के लिए न्याय मित्र बनाया है, उसको लेकर कल मेरे द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। शहर का भ्रमण किया गया। शहर में जो अनेकों प्रकार की स्वच्छता को लेकर कमियां या खामियां थी, मैंने ज्यादातर कमियों को अपने आंखों से देखा है और उनको सुधार करने के दिशा निर्देश भी जारी कर। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि देखिए, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा ये बांसवाड़ा स्वच्छ नहीं बन सकता। और काम करने वाले आदमी से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमने हर जगह मीडिया के साथियों से इतनी अपील जरूर की कि स्वच्छता का लाभ देश के हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए और मिलता भी है। मैं ये कहूं कि स्वच्छता केवल और केवल जनप्रतिनिधि या शहरवासियों के लिए आवश्यक है, नहीं। गरीब हो चाहे अमीर हो, नेता हो चाहे अधिकारी हो, छोटा है या बड़ा हो, स्वच्छता की अपनी एक तासीर है। आज अगर मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार की बात करूं तो कितना 1000 करोड़ रुपया स्वच्छता और बीमारी पे खर्च हो रहा है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। और स्वच्छता को लेकर हम कैसे धरातल पर उतारें, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं आपको अपील ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाने के लिए मैंने आमंत्रित किया है आप लोगों को कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर इस बांसवाड़ा को स्वच्छता की हम उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां साहवा मार्ग स्थित वार्ड नंबर 12 और 13 के निवासी विभागीय लापरवाही के कारण दूषित पेयजल पीने को मजबूर है। इन दिनों वार्डों में करीब 400 से अधिक घरों की आबादी है और वार्ड वासियों के अनुसार जब सड़क निर्माण किया गया था तब पेयजल पाइपलाइन को स्थानांतरित नहीं किया गया था, जिसके लिए 84 लाख रुपए का बजट भी आवंटित हुआ था, लेकिन इसकी अनदेखी की गई और इसके चलते गंदे नाले में लगाए गए वाल्व के जरिए पेयजल आपूर्ति होती है, जिससे दूषित पानी घरों में पहुंचता है। और वार्ड वासियों का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए वे कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है और इस मुद्दे को राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता तक पहुंचाया गया, जिन्होंने मामले पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। और विजय सिंह महला के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने अधिकारियों से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस लापरवाही का समाधान किया जाए ताकि वे गंदा और बदबूदार पानी पीने से बच सके। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।